तो FeO को क्या बोलते हैं? वोस्टाइड बोलते हैं। तो यहां पे क्या है, सिडराइट को हीट किया तो क्या बन गया? वोस्टाइड बन गया बाय लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वैसे भी एक बात याद रखना कि अगर लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कार्बोनेट है तो उसको जब आप हीट करोगे तो वो मेटल ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस करता है। ठीक है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कार्बोनेट अगर है तो उसको हीट करने पे क्या होगा? मेटल ऑक्साइड और CO2 प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, जैसे एल्कैली मेटल कार्बोनेट, तो एल्कैली मेटल कार्बोनेट जो है ना वो थर्मली स्टेबल होते हैं, लिथियम कार्बोनेट को छोड़कर, Li2CO3 को छोड़ करके बाकी जो एल्कैली मेटल कार्बोनेट्स हैं वो स्टेबल होते हैं, वो डिकम्पोज नहीं होते। तो अब आयरन जो है ये एक लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब मॉडरेटली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, तो इसका कार्बोनेट को हीट करने पे फेरस ऑक्साइड और CO2 बन जाता है। ऐसे देखो ये कैलामाइन है, कैलामाइन को हीट किया तो जिंक ऑक्साइड और CO2 बन गया। ठीक है, ये डोलोमाइट है, ये लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन को हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 बन गया। ठीक है, ये PbCO3 को क्या बोलते हैं? PbSO4 को बोलते हैं एंजेलोसाइड, ये सेरियोसाइड है। ठीक है, सेरियोसाइड को हीट किया तो क्या बन गया? PbO। PbO को क्या बोलते हैं? लिथार्ज। सब ये सब नेम पता होने चाहिए। PbO को क्या बोलते हैं? लिथार्ज। रेड लेड क्या होता है? रेड लेड Pb3O4। Pb3O4 को क्या बोलते हैं? रेड लेड बोलते हैं। ये Pb3O4 जो होता है ना, ये एक मिक्स्ड ऑक्साइड है। ये होता है PbO2 डॉट 2PbO। PbO2 डॉट 2PbO, रेड लेड। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सिंदूर। ठीक है, तो ये होता है। तो सेरियोसाइट है, सेरियोसाइट को हीट किया, लिथार्ज बन गया बाय द लॉ ऑफ CO2। इसी तरीके से ये क्या है? COS ट्वाइस डॉट CuCO3, बेसिक कॉपर कार्बोनेट या मेलासाइट। तो मेलासाइट को हीट किया तो अब देखो यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया, वाटर और CO2 वोलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, रिमूव हो गई। लेड सल्फेट है, लेड सल्फेट को हीट किया, देखो PbO बन गया, SO2 एंड O2। ठीक है, तो यहां पे कैल्साइनेशन में ना सल्फेट का भी डिकम्पोजिशन हो जाता है। इन कैल्साइनेशन ऑर्गेनिक मैटर गेट्स एक्सपेल्ड एंड द ओर बिकम्स पोरस। ठीक है, कैल्साइनेशन में क्या होता है? जो भी ऑर्गेनिक मैटर है वो एक्सपेल्ड, रिमूव हो जाता है और ओर बिकम्स पोरस। तो ये तो बात हो गई कैल्साइनेशन की। रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर लोगे, कैल्साइनेशन रिएक्शन, बाकी कंडीशन सब समझ में आ गई। ओर को हीट करते हैं बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। कहां पे? इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, इन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर और इन एब्सेंस ऑफ। रोस्टिंग, तो बोल रहे कि roasting is done at a temperature which is slightly higher than that of calcination। ठीक है, तो कैल्साइनेशन जिस टेम्परेचर पे होता है उससे थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे रोस्टिंग कराते हैं। रोस्टिंग इज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर। लेकिन ये भी समझ लेना कि रोस्टिंग में भी जो टेम्परेचर यूज करते हैं वो ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है।
ठीक है, रोस्टिंग टेम्परेचर भी ओर के मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, बट कैल्साइनेशन टेम्परेचर से रोस्टिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है। तो रोस्टिंग इज डन at a temperature which is slightly higher than that of calcination. Roasting is performed in presence of excess of air. In presence of excess of air. ठीक है, temperature is slightly higher than that of calcination. अब ये सब key points है, ठीक है। Roasting is performed in presence of excess of air where temperature used is just below the melting point of O. Temperature used is just below the melting point of O. ठीक है, it is performed inside the reverberatory furnace by opening the air hole. Sometimes Bessemer converter is also used for roasting. ठीक है, कुछ केसेस में रोस्टिंग कराने के लिए बेसेमर कन्वर्टर को भी यूज किया जाता है। द रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन रोस्टिंग आर एक्सोथर्मिक। इंपॉर्टेंट है, रोस्टिंग रिएक्शंस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती है। द रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन रोस्टिंग आर एक्सोथर्मिक, देयरफॉर एक्सटर्नली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। एक बार हमें प्रोसेस को इनिशिएट करना पड़ता है, उसके बाद फिर रिएक्शन के थ्रू हीट प्रोड्यूस होने लगती है और वही हीट जो है वहां पे यूटिलाइज होती है। तो मतलब बाहर से कम हीट की जरूरत पड़ती है। द रिएक्शंस परफॉर्म्ड इन रोस्टिंग आर एक्सोथर्मिक, देयरफॉर एक्सटर्नली लेसर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब ये सारी बात जो है ना, ये सारे पॉइंट पे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको समझ करके चलना। रोस्टिंग इज ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर। किसके लिए यूज करते हैं? ऑलवेज यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर, वेयर इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड। वैसे एक स्पेशल टाइप की रोस्टिंग भी होती है जिसको क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग बोलते हैं। उसमें जो ओर होता है ना, वो क्लोराइड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब जैसे ये देखो, ये गैलेना है, गैलेना की रोस्टिंग करा रहे हैं तो ये लिथार्ज में कन्वर्ट हो गया, SO2 रिलीज हो गई। ठीक है, लिथार्ज में कन्वर्ट हो गया और SO2 रिमूव हुई। अब ये जो SO2 है ना, ऐसा नहीं कि इसको एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, तो पोल्यूटिंग गैस है, समझ आया कि नहीं? ये SO2 जो प्रोड्यूस हुई है, इस SO2 को यूज किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के लिए, कॉन्टैक्ट प्रोसेस के थ्रू। तो इसलिए क्या होता है कि जहां पे मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है ना, वहीं पे सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है। क्या पता चला कि एक जगह SO2 बना रहे हैं, फिर उसको जो है वो सिलेंडर में भर करके और फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन करे, ट्रेन से वो कहीं और जा रहा है, खर्च बढ़ जाता है ना। इसलिए जहां पे मेटलर्जिकल एक्सट्रैक्शन होता है, वहीं पे बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी होती है उसी प्लांट के अंदर। तो ये गैलेना था, गैलेना लिथार्ज में कन्वर्ट हो गया, SO2 रिलीज हुई। ऐसे ही ये जिंक ब्लेंड है, और क्या बोलते हैं इसको? स्पेलराइट बोलते हैं। ठीक है, आपको याद हो, स्पेलराइट और वोर्डजाइट, दो टर्म मैंने आपको बताया था, दोनों जिंक सल्फाइड के ही फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में फर्क होता है। एक में HCP लैटिस होता है और एक में CCP लैटिस होता है। जो स्पेलराइट होता है उसमें CCP लैटिस होता है और वोर्डजाइट में HCP लैटिस होता है। ठीक है, तो जिंक ब्लेंड और स्पेलराइट की रोस्टिंग कराया तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड बन गया। जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंकाइड, पहला ही नेम था। ठीक है, जिंकाइड और SO2 प्रोड्यूस हो। इसी तरीके से देखो, आयरन पायराइट है। ठीक है, आयरन पायराइट की रोस्टिंग कराया तो यहाँ पे क्या बन गया? हेमेटाइट बन गया। ठीक है, SO2। अब यहाँ पे नोट में ये कुछ पॉइंट्स है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट कंसेप्चुअल पॉइंट्स।
जो नॉर्मली जो है आपको मिलेंगे नहीं। अब जैसे देखो यहां पे बोले कि इफ टेम्परेचर इज फेयरली लो, अगर रोस्टिंग टेम्परेचर जो है सफिशिएंटली लो है, इफ टेम्परेचर इज फेयरली लो अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, अब 500 डिग्री सेंटीग्रेड इनके हिसाब से लो टेम्परेचर, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज फेयरली लो अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड SO2 कंसंट्रेशन इन द गैसेस एनवायरमेंट इज हाई, ठीक है, टेम्परेचर फेयरली लो है और जो गैसियस एनवायरमेंट है, जो गैसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें SO2 कंसंट्रेशन हाई है, तो फिर वहां पे जो है ना ऑक्साइड के बजाय सल्फेट बनता है। क्या बनता है? सल्फेट बन जाता है ऑक्साइड की जगह पे, ठीक है। तो इफ टेम्परेचर इज फेयरली लो अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड SO2 कंसंट्रेशन इन द गैसेस एनवायरमेंट इज हाई, देन सल्फेट कैन बी प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रोस्टिंग। ऐसा नहीं कि रोस्टिंग में हमेशा सल्फाइड ओर होगा और वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, सल्फाइड ओर वो सल्फेट में भी कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है। और क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग में सल्फाइड और क्लोराइड में कन्वर्ट होगा। अब ये ऑक्साइड, सल्फेट, क्लोराइड, इन सब का रिडक्शन इजिली हो सकता है, तो इसलिए हम इनको आगे रिडक्शन में यूज करते हैं। तो जैसे यहां पे देखो PbS है, यानी कि गैलेना को हमने कंसीडर किया, अब इसकी रोस्टिंग करा रहे हैं वो SO2 की प्रेजेंस में, तो क्या बन गया भाई? लेड सल्फेट बन गया, ठीक है, लेड सल्फेट बन जाता है। ऐसे जिंक सल्फाइड है, SO2 एनवायरमेंट में जिंक सल्फेट बन जाता है। कन्वर्जन फ्रॉम लोअर टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग रोस्टिंग, ठीक है। रोस्टिंग में ये भी होता है कि जो ऑक्साइड बना है अगर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो क्योंकि वहां पे एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल, ठीक है। तो जैसे देखो अभी ये अगर मान लो कि हमारे पास ये FeS2 है, तो FeS2 से फेरस ऑक्साइड बन सकता है और वो फेरस ऑक्साइड जो है वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, तो FeO गेट्स कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। ऐसे ही क्यूप्रस ऑक्साइड किस में कन्वर्ट हो गया? क्यूप्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो ये भी रोस्टिंग रिएक्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। क्या ये कैल्साइनेशन में हो सकता है? तो कैल्साइनेशन में ऑक्सीजन कहां से लाओगे? ज्यादातर एब्सेंस ऑफ एयर है, तो वहां पे तो ऑक्सीजन होगी नहीं। तो अब इस तरीके की रिएक्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हो, समझ में आया? अगर ऐसी रिएक्शन है तो यहां पे कंफ्यूजन होता है, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ लें, ये भी रोस्टिंग रिएक्शन है। अब देखो बोला है ड्यूरिंग रोस्टिंग इंप्योरिटीज लाइक आर्सेनिक, सल्फर, एंटीमनी एटसेट्रा आर रिमूव्ड एज देयर ऑक्साइड्स आर वोलेटाइल। इनके ऑक्साइड्स क्या है? वोलेटाइल है। तो जैसे सल्फर है तो SO2 बन गया, गैसेस फॉर्म में रिमूव हो गया, ठीक। इसी तरीके से बोल रहे हैं कि अगर सिलिकॉन, अगर ये आर्सेनिक है तो आर्सेनिक जो है ये आर्सेनिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, ये भी रिमूव हो गया, ठीक। अगर एंटीमनी है तो एंटीमनी अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट होकर के वो वोलेटाइल ऑक्साइड है, रिमूव हो जाता है। अगर देखो बोला ड्यूरिंग रोस्टिंग ओर बिकम्स पोरस, यहां भी ओर पोरस हो जाता है, ड्यू टू विच इट्स रिडक्शन बिकम्स इजियर। इन रोस्टिंग समटाइम्स सल्फाइड ओर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू क्रूड मेटल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो डिस्कशन यहां पे कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, बोल रहे ड्यूरिंग रोस्टिंग ore becomes porous due to which its reduction becomes easier. In roasting sometimes sulfide ore is directly converted into crude metal. इसको सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन और ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन। वहीं पे रोस्टिंग प्रोसेस में ही क्या हो गया? रिडक्शन भी हो गया। तो इन रोस्टिंग समटाइम्स सल्फाइड ओर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू क्रूड मेटल, ठीक है। अंडर सच कंडीशन
प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन और एयर रिडक्शन। ठीक है, ऑटो रिडक्शन और सेल्फ रिडक्शन और एयर रिडक्शन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस पे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो बोला मोस्टली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स कैन पार्टिसिपेट इन सेल्फ रिडक्शन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेल्फ रिडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स। मोस्टली लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स कैन पार्टिसिपेट इन सेल्फ रिडक्शन, जैसे Cu2S है। ठीक है, अब इसकी रोस्टिंग करा रहे हैं तो यहां पे क्या हुआ, पहले तो Cu2S हाँ ठीक है, Cu2S प्लस ऑक्सीजन गिव Cu2O एंड SO2। अब इसमें क्या होता है, बोल रहा है कि जो एयर होल है ना उसको पार्शली ओपन करते, एयर होल को पार्शली ओपन करते फिर क्लोज कर देते। तो जब हम एयर होल को ओपन करेंगे तो जो कॉपर सल्फाइड है, कुछ कॉपर सल्फाइड कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और कुछ कॉपर सल्फाइड अनरिएक्टेड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड बना है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। वो अनरिएक्टेड कॉपर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कराता है। उसमें किसका ऑक्सीडेशन कराता है? सल्फर का ऑक्सीडेशन कराता है। ठीक है, और उस ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन कौन देगा? वो कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन देगा। ठीक है, तो यहां पे देखो Cu2S Cu2O और SO2 में कन्वर्ट हुआ, फिर ये Cu2S और Cu2O जो बना है, Cu2S और जो Cu2O बना है, इससे क्या बन गया? कॉपर एंड SO2। ठीक है, Cu2S प्लस Cu2O गिव्स कॉपर एंड SO2। तो ये सेल्फ रिडक्शन रिएक्शन। तो बोले इन सेल्फ रिडक्शन एयर होल इज फर्स्ट पार्शियली ओपन एंड देन इट इज क्लोज्ड। पहले एयर होल को हमने पार्शियली ओपन किया फिर क्लोज कर दिया। कहां होगा सेल्फ रिडक्शन? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स के केस में सेल्फ रिडक्शन होगा। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड्स के केस में सेल्फ रिडक्शन होगा। सेल्फ रिडक्शन को और क्या बोलते हैं? ऑटो रिडक्शन और एयर रिडक्शन। अब जैसे कुछ और एग्जांपल बता रहे हैं, HgS है सिनेबार, अब मरकरी भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो HgS पहले HgO में कन्वर्ट हुआ और फिर ये जो HgO बना वो HgS से रिएक्ट करके मरकरी और SO2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल ऑक्साइड एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हियर व्हिच ऑन हीटिंग रिलीजेस ऑक्सीजन इजिली। तो भाई एक बात तो आपको पता है, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी बताया था जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहा था, तो वहां में मैंने बताया था कि ऑक्साइड के अंदर जो मेटल प्रेजेंट है, मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस ऑक्साइड की थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। यानी कि जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी उतनी ज्यादा है। मतलब वो ऑक्सीजन देना नहीं चाहता बल्कि ऑक्सीजन लेना चाहता। तो अगर मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है तो उससे उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी बढ़ती है, वो दूसरे से ऑक्सीजन लेना चाहता है। और अगर मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम होती है तो उसकी ऑक्सीजन एफिनिटी भी कम होती है, मतलब फिर वो ऑक्सीजन देना चाहता है। और आपको पता है जो ऑक्सीजन देता है वो क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। यही वजह है कि Ag2O, CuO, HgO, ठीक है, ये सब क्या होते हैं? ये सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये समझ में आ गया। सल्फेट का बनता है रोस्टिंग में, टेम्परेचर फेयरली लो हो 500 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास और SO2 कंसंट्रेशन हाई हो, ठीक है, तो सल्फेट बन जाता है। ठीक है,
ऑटो रिडक्शन कहाँ होगा? लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल सल्फाइड हो, और एयर होल को पहले पार्सली ओपन करते हैं और फिर क्लोज करते हैं। इसमें डी ब्लॉक वाले हैं। हाँ, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो डी ब्लॉक वाले ही होंगे, जो एस ब्लॉक मेटल्स है वो तो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल वाली कैटेगरी में। बट सारे डी ब्लॉक वाले नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें आपको हेल्प कर सकती है। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एलिमेंट्स का अरेंजमेंट पता है तो हाइड्रोजन के नीचे वाले जो मेटल्स हैं ज्यादातर वो इन्वॉल्व होते हैं। अब जरा नोट में देखो, बोल रहा है कि इन क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग द मेटल और इट्स ओर इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू क्लोराइड्स। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होता है? क्लोराइड में, बाय हीटिंग द ओर विथ सोडियम क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एयर। इसमें ओर को सोडियम क्लोराइड के साथ एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं। अब एयर क्यों यूज किया जा रहा है? ये सल्फर जो है ना, सल्फर को इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के, ठीक। और ये जो क्लोरीन है यहाँ पे, ये क्लोरीन सिल्वर के साथ कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। तो Ag2S plus 2NaCl plus 2O2 on heating gives 2AgCl plus Na2SO4। तो अब ये सिल्वर सल्फाइड जो है सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया। सिल्वर क्लोराइड को हम बहुत इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। मेटल टू मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड भी यहाँ पे यूज किया जा सकता है। हाइड्रोमेटलर्जी हम इसके लिए यूज कर सकते हैं। समझ आया कि नहीं? वैसे क्या हाइड्रोमेटलर्जी यहाँ पे इफेक्टिव मेथड होगा? क्या सिल्वर क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है? फिर हाइड्रोमेटलर्जी को कहाँ आप यूज कर पाओगे इफेक्टिवली? सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें वो डिसॉल्व हो सके ना। हाँ, क्या बोले? AgCl सिल्वर सॉल्ट मोस्टली जो होते हैं, नाइट्रेट को छोड़ दो, थोड़ा बहुत एसिटेट को अगर आप छोड़ दो, तो बाकी जो सिल्वर सॉल्ट्स होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं, स्पेरिंगली सॉल्युबल। अब देखो, जो कुछ आपने पढ़ा है उसी पे बेस कुछ क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं। जैसे कैल्साइनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ओर डज नॉट प्रोड्यूस CO2। तो ऑब्वियसली जो कार्बोनेट ओर नहीं होगा वही CO2 प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये डोलोमाइट तो कार्बोनेट ओर है, तो ये नहीं हो सकता। लिमोनाइट ऑक्साइड ओर है, तो ये हो सकता है, ठीक। कैलामाइन कार्बोनेट ओर है, नहीं हो सकता। मतलब नहीं हो सकता मींस CO2 प्रोड्यूस करेगा, डज नॉट प्रोड्यूस CO2 पूछा जाता। और मेलासाइट, इसमें भी कार्बोनेट होता है, ठीक है। इसलिए अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ये दिखा रहे हैं कि ओर को जानना कितना जरूरी है। बिना ओर के कुछ नहीं हो सकता भाई। सारे प्रोसेसेस पढ़ लो, सब बेकार है। अब देखो एक और क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन रोस्टिंग ऑफ HGS। जब HGS की रोस्टिंग कराते हैं तो उसमें सेल्फ रिडक्शन से मरकरी बनता है। ये पार्शियल ऑक्सीडेशन जब होता है तो HgO बनता है। अगर SO2 कंसेंट्रेशन हाई हो तो HgSO4 भी बन जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऑल ऑफ दीज समझ में आया? 4 ऑप्शन है, A मरकरी, B HgO, C HgSO4, D ऑल ऑफ दीज। क्या है? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कैल्साइनेशन।
इनमें से कौन सी रिएक्शन कैल्साइनेशन का एग्जांपल है? अब जैसे ये पहली वाली रिएक्शन को अगर आप देखो तो ये क्या है, ये क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग है कि नहीं? क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग। अब देखो इसमें NaCl की जगह पे HCl है और ये ऑक्सीजन एयर की जगह पे, जो एयर या ऑक्सीजन की जगह पे हम इसको ही कंसिडर कर रहे हैं, ये क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग है। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, कैल्साइनेशन रिएक्शन है, तो देख करके पता चल गया। ठीक, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ये भी कैल्साइनेशन रिएक्शन और ये वाली रोस्टिंग रिएक्शन है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी एंड सी। फ्लक्स एंड स्लैग। ठीक है, फ्लक्स क्या होता है? बोले दो सब्सटेंसेस which when mixed with the ore, दो substances which when mixed with the ore and on heating in a furnace, पहले ओर के साथ इनको मिक्स किया जाता है, फिर इनको एक फर्नेस में हीट करते हैं। दो substances which when mixed with the ore and on heating in a furnace combined with gang, gang के साथ कंबाइन कर जाता है, कंबाइंड विद गैंग, गैंग यानी कि इंप्योरिटी। ठीक है, टू फॉर्म एन इजिली फ्यूजिबल मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल जो आसानी से मेल्ट हो जाता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। इजिली फ्यूजिबल मटेरियल विच इज इंसॉल्युबल विथ मॉल्टन मेटल। वो किसके साथ इंसॉल्युबल है? मॉल्टन मेटल के साथ वो इंसॉल्युबल है। And therefore can be easily separated are called flux। ये बात जो की जा रही थी बाद में, जो ये सारी बात बता रहे हैं, वो तो स्लैग की बता रहे हैं, लेकिन स्लैग बनाने के लिए जो हमने एडिटिव ऐड किया था ओर के साथ, वो था फ्लक्स। समझ में आया कि नहीं? एक बार फिर से देखो, दो सब्सटेंसेस which when mixed with the ore and on heating in a furnace, ये इस सब्सटेंस की बात हो रही है, ये फ्लक्स है। दो substances which when mixed with the ore and on heating in a furnace combined with gang to form an easily fusible material। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है, ये सब स्लैग की कैरेक्टरिस्टिक बताई जा रही है। an easily fusible material which is insoluble in molten metal या with molten metal। ठीक है, and therefore can be easily separated are called flux। ठीक, अब देखो इसके बाद स्लैग को डिफाइन कर रहे हैं। the easily fusible mass formed by combining flux with gang is called slag। ठीक है, फ्लक्स जब गैंग के साथ कंबाइन करके एक इजिली फ्यूजिबल मास बनाता है, तो उसी इजिली फ्यूजिबल मास को स्लैग कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये स्लैग कैसे बना होगा? फ्लक्स प्लस गैंग गिव्स स्लैग। ठीक है, फ्लक्स प्लस गैंग गिव्स स्लैग। अब स्लैग की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? बोला स्लैग इज अ फ्यूजिबल मास having low melting point, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इट इज लाइटर देन मॉल्टन मेटल, इसकी डेंसिटी मॉल्टन मेटल से कम होती है, तो मॉल्टन मेटल से हल्का है। एंड इमिसिबल विथ इट, मॉल्टन मेटल के साथ मिसिबल नहीं है। ठीक है, एंड हेंस इट फ्लोट्स एज अ सेपरेट लेयर ऑन मॉल्टन मेटल, तो मॉल्टन मेटल के ऊपर एक अलग लेयर बना करके फ्लोट करता है। एंड देयरफॉर प्रिवेंट्स द फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ मॉल्टन मेटल, तो उसके ऊपर लाई करने की वजह से क्या होता है, जो मॉल्टन मेटल है फर्दर ऑक्सीडेशन से बच जाता है। आ रहा है समझ में सब कुछ? ठीक है, अब देखो फ्लक्स का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लक्स। बोले दो टाइप के फ्लक्स होते हैं, एसिडिक फ्लक्स एंड
बेसिक फ्लक्स। अब ये जो फ्लक्स होते हैं ना, ये ऑक्साइड्स होते हैं। तो एसिडिक फ्लक्स क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स लाइक SiO2, P4O10, B2O3, SO2 एटसेट्रा बिलोंग्स टू दिस कैटेगरी। ये सब नॉन मेटल के ऑक्साइड्स, ठीक है। तो SiO2, P4O10, B2O3, SO2 ये एसिडिक फ्लक्स बोले जाते हैं। जैसे एक बेसिक इंप्योरिटी है, ये गैंग के फॉर्म में प्रेजेंट है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सिलिका एसिडिक फ्लक्स हो गया। अगर बेसिक इंप्योरिटी है तो एसिडिक फ्लक्स यूज करते हैं, ठीक है। तो इससे ये स्लैग बन गया CaSiO3। इसी तरीके से देखो, अगर ये बेसिक इंप्योरिटी है तो उस केस में हम ये वाला फ्लक्स एसिडिक फ्लक्स यूज कर सकते हैं। अब यहां से ये बना कैल्शियम फॉस्फेट, इसको थॉमस स्लैग बोलते हैं। ये थॉमस स्लैग जो है ना, ये रोड मेकिंग में यूज होता है। कहां यूज होता है? रोड मेकिंग में इसको यूज करते हैं। इसी तरीके से देखो, ये फेरस ऑक्साइड है बेसिक इंप्योरिटी के फॉर्म में, सिलिका को हमने यूज किया तो यहाँ पे फेरस सिलिकेट बन गया स्लैग के फॉर्म में। तो ये तो बात हो गई एसिडिक फ्लक्स की। तो एसिडिक फ्लक्स यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब बेसिक फ्लक्स तो क्या है? बेसिक ऑक्साइड्स लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, Fe2O3 एटसेट्रा आर कॉल्ड बेसिक फ्लक्स। They are used to remove the acidic impurities. ये एसिडिक इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। जैसे SiO2 अगर इंप्योरिटी के फॉर्म में प्रेजेंट है तो SiO2 को रिमूव करने के लिए ये बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इससे ये स्लैग बन गया। तो ये क्लियर हो गया। फ्लक्स का हाँ ऑब्वियसली स्मॉल अमाउंट भी, क्योंकि इंप्योरिटी है तो इंप्योरिटी भी तो कम ही अमाउंट में होगी। नहीं पता चला वही इंप्योरिटी होगी भाई, जो ऑक्साइड आप यूज कर रहे हो वो भी तो इंप्योरिटी है, तो उसका भी तो लिमिटेड अमाउंट में यूज करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर इसके बाद जब रिडक्शन करोगे तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। स्मेल्टिंग, ठीक है, स्मेल्टिंग। अब इसको स्मेल्टिंग क्यों बोलते हैं? ये एक रिडक्शन मेथड है स्मेल्टिंग, ठीक है। तो बोल रहा है कि इट इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल और इट्स सल्फाइड, इट इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल और इट्स सल्फाइड इज separated in a molten condition from impurities, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस इन विच द मेटल और इट्स सल्फाइड, मेटल या मेटल का सल्फाइड, ठीक है, इज सेपरेटेड इन अ मॉल्टेन कंडीशन फ्रॉम इंप्योरिटीज। इंप्योरिटीज से वो अलग होते हैं किस कंडीशन में? मॉल्टेन कंडीशन। इसीलिए इसको स्मेल्टिंग बोलते हैं। In general, during smelting, ore is melted with a flux. अब स्मेल्टिंग में करते क्या है? In general, during smelting, ore is melted with a flux along with a reducing agent. तो इसमें क्या यूज कर रहे हैं? ओर, फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट। ओर है, फ्लक्स है और रिड्यूसिंग एजेंट, ये कंबाइन, ये सब कुछ कंबाइन करके इसको बोला जाता है चार्ज, फीड भी बोला जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ओर, फ्लक्स और रिड्यूसिंग एजेंट, ये कंबाइंडली क्या बोले जाते हैं? चार्ज। In general, during smelting, ore is melted with a flux along with a reducing agent. The mixture of ore, flux, and fuel, which is generally act as reducing agent, is heated in a furnace, and this mixture is called charge. ये जब आप blast furnace के बारे में पढ़ोगे ना, वहां पे ये टर्म आता है, चार्ज। क्या होता है चार्ज? और फ्लक्स, रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि फ्यूल भी हो सकता है। जैसे वहां पे यूज करते हैं कोक को,
कोक, हाँ आयरन के केस में कोक यूज करते तो वो फ्यूल भी है कि नहीं? वो फ्यूल भी है और रिड्यूसिंग एजेंट भी। अब जैसे बोले फॉर एग्जांपल इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन ड्यूरिंग स्मेल्टिंग फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। अब ये रिएक्शंस होती हैं क्या? एक तो Fe2O3 है, इसमें यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो क्या बन गया? आयरन और CO2। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता कैसे है? कोक जो यूज करते हैं ना, वो कोक पार्शियली ऑक्सीडाइज होकर के कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है? और वही कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन में यूटिलाइज होता है। ये जब कार्बन रिडक्शन मेथड की बात करते हैं तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को भी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं और कार्बन को भी रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में यूज करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे रिडक्शन कराया जा रहा है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है वो 710 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे अगर रिडक्शन होता है तो वो सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट। अगर टेम्परेचर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर टेम्परेचर कार्बन रिडक्शन मेथड में अगर टेम्परेचर 710 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है देन कार्बन इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। पता कैसे चलता है? ऑन द बेसिस ऑफ किलिंगम डायग्राम। आयरन के केस में है, सभी केस 710 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे कार्बन रिडक्शन मेथड में कार्बन मोनोऑक्साइड बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और 710 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर पे कार्बन रिडक्शन मेथड में कोक यानी कि कार्बन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। यही सब कॉन्सेप्चुअल पार्ट है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे हेमेटाइट था, हेमेटाइट रिड्यूस होकर के आयरन में कन्वर्ट हो गया। वैसे ये रिडक्शन की ना कई स्टेजेस होती है। पहले ये हेमेटाइट मैग्नेटाइट बनता है, फिर मैग्नेटाइट वोस्टाइट बनता है, और फिर वोस्टाइट जो है आयरन में कन्वर्ट होता है। हेमेटाइट में आयरन की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मैग्नेटाइट में आयरन की +2 +3 दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मतलब पार्शियली रिड्यूस हो गया। फिर वो वोस्टाइट बन गया तो Fe+2 में आ गया, और फिर वो वहां से आयरन में कन्वर्ट होता है। और इसके साथ ये सिलिका इंप्योरिटी है, तो सिलिका इंप्योरिटी को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स यूज करें। ये फ्लक्स बेसिकली चार्ज जो हम ऐड करते हैं ना उसी में होता है। चार्ज यहाँ पे यूज करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन को यूज किया जाता है ब्लास्ट फर्नेस में। वो लाइमस्टोन जो है ना वो डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज होकर के वो क्या बनाता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2, ठीक है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। और ये जो CO2 बनता है ना, ये CO2 जो है कोक के साथ कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। CO2 प्लस कार्बन, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। ये सब हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है? ये रिएक्शंस हाईली एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये वहां पे होते हैं जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। मतलब फर्नेस के उस पार्ट में, फर्नेस में क्या होता है, जैसे जैसे आप फर्नेस में नीचे से ऊपर की तरफ जाते हो टेम्परेचर कम होता जाता है। नीचे सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है फर्नेस में, और ऊपर जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाता है। तो ये जो नीचे वाला जो बॉटम मोस्ट पार्ट होता है उसको जोन ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, ठीक है? वहां पे सब कुछ मॉल्टन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जोन ऑफ फ्यूजन, उसके ऊपर होता है जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन। वो जो जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन है वहीं पे ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। ये सब
वहां पे होता है। फिर उसके ऊपर होता है जोन ऑफ रिडक्शन। ठीक है, फिर आगे देखो, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर ड्यूरिंग स्मेल्टिंग following reactions takes place. In the extraction of copper during smelting following reaction takes place. ये देखो, ये है कॉपर पायराइट। ठीक, कॉपर पायराइट की स्मेल्टिंग करा रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसका क्या करा रहे हैं, रोस्टिंग। क्या करा रहे हैं, रोस्टिंग करा रहे हैं। अब देखो वहीं पे क्या हो गया, ये Cu2s बन गया, FeO बन गया और SO2। ये Cu2s और FeO का जो मिक्सचर है ना, इसको बोलते हैं कॉपर मैटे। ये भी एनसीईआरटी में ये टर्म लिखा हुआ मिलेगा आपको, कॉपर मैटे। ये Cu2s और FeO का जो मिक्सचर है, इसको क्या बोलते हैं, कॉपर मैटे। ठीक, अब इसमें ये जो फेरस ऑक्साइड है, ये फेरस ऑक्साइड को स्लैग आउट कर लेते हैं। ये इम्प्योरिटी है भाई, एक्सट्रैक्शन तो हम कॉपर का कर रहे हैं ना, ये इम्प्योरिटी है। इस इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स यूज कर लिया, उससे इसका स्लैग बन गया। आ रहा है समझ में? तो ये स्मेल्टिंग रिएक्शन। नोट में देखो, बोले द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ओर। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग डज नॉट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ओर ऑलवेज, ये लिखा हुआ है, बाद में ऑलवेज लिखा है, इसको लिखाना चाहिए द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ स्मेल्टिंग ऑलवेज डज नॉट इन्वॉल्व द रिडक्शन ऑफ ओर। इसमें ओर का रिडक्शन नहीं होता। For example, in extraction of copper, अच्छा ये सही है, सही है। The process of भाई वैसे तो हमने स्मेल्टिंग में बोला था कि ओर का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हमेशा ओर का रिडक्शन और स्मेल्टिंग में जरूरी नहीं, ये बोला जा रहा है, ये है इसका मतलब। The process of smelting does not involve the reduction of ore always. ठीक है, कि ऐसा हम नहीं बोल सकते कि स्मेल्टिंग का मतलब कि रिडक्शन ऑफ ओर। समटाइम्स ओर का रिडक्शन स्मेल्टिंग में नहीं होता। ये बेसिकली ना मुझे लग रहा है कि ये इसी सिचुएशन को दिमाग में रख करके बात कर रहे हैं। ये कॉपर वाला जो केस है, इसकी बात कर रहे हैं। इसमें आप जरा देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, जैसे S2, तो S2 का क्या हो गया, -4, इसका क्या हो गया, -4। ठीक है, अब आयरन है, तो आयरन का यहां पे क्या होगा, आयरन +2 कैसे होगा, +3 होगा फिर आयरन का, आयरन +3 और कॉपर +1। ठीक है, आयरन +3 कॉपर +1। अब यहां पे देखो कॉपर का +1 और यहां भी कॉपर का +1, समझ आ रहा है? लेकिन आयरन के केस में तो रिडक्शन हो गया, आयरन यहाँ पे +3 है और यहाँ पे आयरन का क्या है, +2। तो आयरन के ऑक्सीडेशन में चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हुआ है, आयरन का रिडक्शन हुआ है, लेकिन कॉपर रिडॉक्स चेंज में इन्वॉल्व नहीं है। So the process of smelting does not involve the reduction of ore always. For example, in extraction of copper, smelting is done without reduction of ore. Without reduction of ore. कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि स्मेल्टिंग जो है रिडक्शन भी हो सकता है और कैल्साइनेशन रोस्टिंग के बाद और रिडक्शन के बीच का एक स्टेप भी हो सकता है। मतलब वो एक रिडक्शन स्टेप भी हो सकता है या वो कैल्साइनेशन रोस्टिंग
कैल्साइनेशन या रोस्टिंग और रिडक्शन के बीच का एक स्टेप। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ओर। अब रिडक्शन ऑफ ओर को डिस्कस करने की बजाय जो है यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो है गिवन है। जैसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैल्साइनेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये पहली वाली रिएक्शन तो क्लोरिडाइजिंग रोस्टिंग है। दूसरी वाली रिएक्शन जो है ये तो मतलब जिंक है, जिंक अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ZnS प्लस O2 ये स्मेल्टिंग रिएक्शन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस CO2, ये कैल्साइनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके देखो क्वेश्चन में यहाँ पे एक और क्वेश्चन बोल रहा है कि कलेक्टर्स आर द सब्सटेंसेस which help in attachment of ore particles to air bubble in froth। ore particles को वो कलेक्ट करके कहां लाते हैं, एयर बबल तक लाते हैं। A popular character used industrially is, तो इनमें से कौन जो है वो एक फेमस कलेक्टर है। तो जैसे सोडियम जिनेट, ये जैंथेट नहीं है, जिनेट है। ठीक है, सोडियम पायरोफॉस्फेट, सोडियम इथाइल जैंथेट, सोडियम नाइट्रोक्लोराइड। सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम इथाइल जैंथेट। ठीक है, सिटाइल अमोनियम क्लोराइड, इनको हम यूज करते हैं कलेक्टर के फॉर्म में। कलेक्टर यानी कि सरफेस एक्टिव एजेंट्स। तो इसका आंसर क्या है, सी। अब जैसे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ओर्स आर कैल्साइनेटेड ड्यूरिंग देयर एक्सट्रैक्शन। उसके एक्सट्रैक्शन में कैल्साइनेशन कराना पड़ता है। तो जैसे अर्जेंटाइट है, अर्जेंटाइट क्या होता है, सल्फाइड है, तो यहां तो रोस्टिंग यूज होगी। बॉक्साइट हाइड्रेटेड ऑक्साइड है, यहां कैल्साइनेशन यूज होगा। मेलासाइट कार्बोनेट भी है, हाइड्रोक्साइड भी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कैल्साइनेशन यूज करोगे। और कॉपर पायराइट सल्फाइड हो रहा है, रोस्टिंग यूज करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ जाए। अब बाकी डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।